आज के इस विश्लेषण में हम उस विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो सच में आधुनिक दुनिया को चला रहा है। जरा सोचिए, जिस तरह तेल ने दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं बदल दी थीं, उसी तरह आज एक नया सॉलिड ऑयल राज कर रहा है। और ये सॉलिड ऑयल कुछ और नहीं बल्कि छोटे छोटे सेमीकंडक्टर चिप्स हैं। लैपटॉप, फोन से लेकर कारों तक सब कुछ इन पर निर्भर है। आज हम भारत के इस उभरते हुए सेमीकंडक्टर बूम का गहराई से विश्लेषण करेंगे और समझेंगे कि इस पूरे उद्योग का मुख्य ढांचा यानी चिप्स के 4 चरण आखिर काम कैसे करते हैं। चलिए सीधे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आयात या इंपोर्ट की समस्या को समझेंगे, फिर चिप्स के 4 चरणों के उस फ्रेमवर्क को देखेंगे जो आज हमारी चर्चा का मुख्य केंद्र है। इसके बाद सीजी पावर, मॉस चिप और केन्स टेक्नोलॉजीज की केस स्टडीज के जरिए इसे असल बाजार से जोड़ेंगे और अंत में इनोवेशन की चुनौती पर एक नज़र डालेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आयात की समस्या की, क्योंकि किसी भी बूम को समझने से पहले उसकी जड़ में मौजूद समस्या को समझना जरूरी है। ये 95% का आंकड़ा बिल्कुल चौंकाने वाला है। सच्चाई ये है कि 140 करोड़ की आबादी वाले देश की तकनीकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 95% सेमीकंडक्टर्स आज भी आयात किए जाते हैं। इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए किसी विदेशी सप्लाई चेन पर इतनी ज़्यादा निर्भरता एक बहुत बड़ा जोखिम है, और यही वजह है कि घरेलू स्तर पर इस उद्योग का खड़ा होना इतना मायने रखता है। इसी निर्भरता को कम करने के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत सरकार ने 2021 में 76,000 करोड़ रुपए के बड़े इंसेंटिव्स की घोषणा की थी। ये कोई छोटी रकम नहीं है। इसका सीधा मकसद स्थानीय स्तर पर निवेश को बढ़ावा देना और विदेशी के साथ साथ घरेलू कंपनियों को भारत में चिप्स बनाने के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन देना था। अब आते हैं आज के सबसे अहम हिस्से पर, चिप्स के 4 चरणों का फ्रेमवर्क। सेमीकंडक्टर उद्योग में कंपनियों के दांवपेच और उनके जोखिमों को समझने के लिए ये फ्रेमवर्क समझना बिल्कुल बुनियादी शर्त है। ये 4 चरणों का ढांचा बहुत ही शानदार तरीके से पूरी प्रक्रिया को समझाता है। पहला चरण है चिप डिजाइन। ये बिल्कुल एक रेसिपी या ब्लूप्रिंट बनाने जैसा है, जहां तय होता है कि चिप क्या करेगी। दूसरा चरण है फाउंड्री यानी असल मैन्युफैक्चरिंग। ये उस किचन की तरह है जहां ब्लूप्रिंट को हकीकत में बदला जाता है। तीसरा चरण टेस्टिंग का है, जहां क्वालिटी चेक होता है। और चौथा चरण है सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन, जहां उस चिप को मशीन के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ जोड़ा जाता है। इन अलग अलग चरणों के अपने अपने खास जोखिम होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग या फाउंड्री बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव काम है। वहाँ सबसे बड़ा खतरा खराब यील्ड या फॉल्टी चिप्स का होता है। जरा सी गलती से मुनाफा खत्म हो सकता है। इसके उलट डिज़ाइन कंपनियों का सबसे बड़ा जोखिम इनोवेशन में पिछड़ जाना है। अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी R&D में पैसा नहीं लगाया तो नई तकनीक पुरानी तकनीक को रातों रात बाजार से बाहर कर सकती है। तो इस फ्रेमवर्क को असल दुनिया में कैसे देखा जाए, आइए अपनी पहली केस स्टडी सीजी पावर के जरिए इसे समझते हैं। सीजी पावर, जो पहले भारी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाती थी, अब $900 मिलियन के जॉइंट वेंचर के साथ सेमीकंडक्टर में आ रही है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सीधे तौर पर हमारे फ्रेमवर्क के तीसरे चरण में आ रहे हैं, जिसे ओसैट कहते हैं। ओसैट यानी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट। यहाँ चिप्स का निर्माण नहीं होता, बल्कि सिर्फ असेंबली और टेस्टिंग होती है। सीजी पावर के वित्तीय आंकड़े काफी मजबूत दिखते हैं। प्रतिदिन 14.5 मिलियन चिप्स टेस्ट करने की क्षमता और 21 से 25% की अनुमानित लाभ वृद्धि। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि केवल असेंबली और टेस्टिंग के जरिए लंबे समय तक बाजार में टिका नहीं जा सकता। शायद इसीलिए इनकी एक्सरो नाम की एक छोटी सब्सिडियरी डिजाइन का काम कर रही है। भले ही ये अभी रेवेन्यू का सिर्फ 4% है, लेकिन भविष्य के बड़े मार्जिन और बौद्धिक संपदा यानी IP के लिए यही सबसे अहम साबित होगी। अब रुख करते हैं मॉस चिप की तरफ, जो हमारे 4 चरणों वाले फ्रेमवर्क के पहले और चौथे चरण में यानी चिप डिजाइन और सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन में काम करती है। ये भारत की एकमात्र लिस्टेड फैबलेस कंपनी है। फैबलेस का सीधा सा मतलब है कोई महंगी फैक्ट्री नहीं। ये अपना पूरा ध्यान सिर्फ चिप्स को डिजाइन करने और अपनी बौद्धिक संपदा विकसित करने पर लगाते हैं, जबकि मैन्युफैक्चरिंग का पूरा भारी भरकम काम आउटसोर्स कर दिया जाता है। और इस डिजाइन बिजनेस में एक बहुत बड़ा ढांचागत फायदा है।
पूरी दुनिया के 20% सेमीकंडक्टर डिजाइन इंजीनियर्स अकेले भारत में रहते हैं। टैलेंट का इतना बड़ा पूल यहाँ मौजूद होना मॉसचिप जैसी स्थानीय डिजाइन कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल एडवांटेज है। इस एडवांटेज का असर इनके नंबर्स में भी दिखता है। 46% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आ रहा है और 3 साल की अर्निंग्स CAGR 87% है। लेकिन जैसा कि हमने पहले देखा था, डिजाइन में सबसे बड़ा खतरा R&D में पिछड़ने का होता है। मॉसचिप अपने रेवेन्यू का 6-8% R&D पर खर्च करती है। प्रतिशत में ये ठीक लग सकता है, लेकिन ग्लोबल दिग्गजों और टाटा जैसी बड़ी कंपनियों के भारी निवेश के सामने ये बजट बहुत छोटा है। प्रतिस्पर्धा यहाँ बेहद कड़ी होने वाली है। अब हमारी अंतिम केस स्टडी, केन्स टेक्नोलॉजी। ये भी फ्रेमवर्क के तीसरे चरण यानी टेस्टिंग पर ही दांव लगा रहे हैं। कैन्स का मामला थोड़ा अलग और काफी दिलचस्प है। इन्होंने गुजरात में 3,300 करोड़ रुपए की लागत से एक टेस्टिंग फैसिलिटी तो बना ली है, लेकिन इनका PE अनुपात 260 से गिरकर सीधा 85 पर आ गया है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैनेजमेंट अपनी खुद की रेवेन्यू गाइडेंस पूरी नहीं कर पाया। और उससे भी बड़ा जोखिम ये है कि इनके भारी निवेश का 65% हिस्सा सरकारी सब्सिडी से वापस मिलने की उम्मीद पर टिका है। सरकारी सब्सिडी पर इतनी ज्यादा निर्भरता एक बहुत बड़ी वित्तीय भेद्यता पैदा करती है। अगर सब्सिडी आने में थोड़ी भी देरी हुई तो पूरा गणित बिगड़ सकता है। तो चलिए अब इस पूरी पिक्चर को एक साथ रखकर देखते हैं कि आगे की राह कैसी होने वाली है। इस टेबल पर एक नज़र डालने से सब कुछ एकदम साफ हो जाता है। वैल्यू चेन के उन 4 चरणों में कोई कंपनी कहाँ खड़ी है, वही उसका असली जोखिम तय करता है। CG पावर और केन्स दोनों तीसरे चरण यानी टेस्टिंग में है, जहां मुख्य जोखिम कम इनोवेशन और सब्सिडी पर अत्यधिक निर्भरता है। वहीं दूसरी ओर मॉसचिप पहले और चौथे चरण यानी डिजाइन में है, जहां मुनाफा और बौद्धिक संपदा तो है, लेकिन R&D की लगातार और भारी लागत का जोखिम हमेशा उनके सिर पर मंडराता रहता है। इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए यह एक ऐसा बड़ा सवाल है जिस पर हम सभी को विचार करना चाहिए। आज सरकार जमकर पैसा लगा रही है और नई क्षमताएं तैयार की जा रही हैं, लेकिन जब यह शुरुआती उत्साह शांत होगा, तब असली विजेता कौन होगा? क्या वे कंपनियां बाजी मारेंगी जो आज असेंबली पर भारी खर्च कर रही हैं, या फिर वे जो खामोशी से अपने डिजाइन्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को मजबूत कर रही हैं? इस सवाल का जवाब ही इस पूरी इंडस्ट्री का भविष्य तय करेगा। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।